हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल खियूंसर पर। तो फ्रेंड्स, आज से एग्रीकल्चर की क्लासेज स्टार्ट की जा रही है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, हम आज केवल एग्रीकल्चर की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एग्रीकल्चर, हिंदी में इसको कहते हैं हम कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान जो ब्रांच है इसमें दोनों मिक्स है। एग्रीकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट्स। यह विज्ञान व कला दोनों का मिश्रित रूप है। कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर शब्द है या जो कृषि शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जो कृषि शब्द है, कृषि शब्द, यदि इसकी बात करें तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है। जो कृषि शब्द है वह संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कृष धातु का अर्थ होता है जोतना या खींचना। नेक्स्ट, यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर जो वर्ड है तो वो कौन सी भाषा से आया है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है इसके अंदर एगर और सेकंड शब्द है इसके अंदर कल्चरा। एगर मीन्स सोइल यानी कि मृदा, और कल्चरा मीन्स टू कल्टीवेट यानी कि खेती करना। तो दोनों शब्दों का अर्थ होता है अपने मृदा में खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दो भाषाओं की हमने बात की कि जो कृषि शब्द है संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है, और कृष धातु का अर्थ क्या होता है? जोतना या खींचना। दूसरा हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा से आया? तो ये लैटिन वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब होता है सोइल, सोइल मतलब मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट मतलब खेती करना, यानी कि मृदा में खेती करना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। यहाँ फ्रेंड्स, ये कई सारे शब्द हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कौन सी भाषा का है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर आएगा वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे। जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर होगा वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, वर्मी कल्चर, फिशिकल्चर, या और भी उदाहरण हो सकते हैं। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो सारे शब्द लैटिन वर्ड होंगे, और जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होगा, जैसे बायोलॉजी, या तो लॉजी लगा हो या फिर नोमी लगा हो, जैसे एग्रोनॉमी, या तो
पीछे लॉजी जुड़ा हुआ हो या फिर नोमी लगा हुआ हो। बायोलॉजी, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ उदाहरण या ऐसे कुछ शब्द जिनके पीछे लॉजी लगा होगा या नोमी लगा होगा, तो वह सारे शब्द कौन से भाषा के होंगे? वह सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। वह सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। और जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वह सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, वर्मीकल्चर, फिशिकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्चर। तो ये सारे जो वर्ड है, जिन वर्ड के पीछे कल्चर लगा हुआ है वो सारे लैटिन वर्ड हैं, और जिन वर्ड्स के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ है वो सारे ग्रीक वर्ड हैं। एक शब्द का फ्रेंड्स आपको विशेष ध्यान रखना है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, इसमें दोनों शब्दों का मिक्सचर है। यह लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ वर्ड है। इसके अंदर लैटिन भाषा का वर्ड भी है और साथ में ग्रीक भाषा का वर्ड भी है। तो फ्रेंड्स इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। होता क्या है ये? तो ये होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। तो ये विशेष शब्द है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये लैटिन वर्ड भी है और साथ में ग्रीक वर्ड भी है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया है कि एग्रीकल्चर जो शब्द है, कृषि विज्ञान शब्द है, वो कौन सी भाषा से लिया गया है। और एक ट्रिक मैंने बता दी है कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो सारे लैटिन वर्ड होंगे, और जिन शब्दों के पीछे नोमी या लॉजी होगा वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। आगे हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है। कृषि विज्ञान, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, इन सब की पूर्ति कहाँ से हो रही है? कृषि विज्ञान से, या सीधा कह सकते हैं हम एग्रीकल्चर से या कृषि से। इन तीनों की पूर्ति हो रही है। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में इसका वर्णन मिलता है, जैसे चावल, गेहूँ, कपास, रुई कह सकते हैं। इन सब चीज़ों का या इन सब जो पदार्थ हैं, लाख, मधुमक्खी, इन सब का जो वर्णन है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो कृषि पुराने समय से होती आ रही है। आगे हम बात कर लेते हैं कि कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है। जीवन निर्वाह तथा
आय की प्राप्ति के लिए जीवन निर्वाह तथा आय की प्राप्ति के लिए फसलोत्पादन, पशुपालन आदि की क्रियाएं की जाती है। इनसे संबंधित विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन निर्वाह तथा आय की प्राप्ति के लिए फसलोत्पादन, पशुपालन आदि की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, जीवन निर्वाह तथा आय की प्राप्ति के लिए फसलोत्पादन, पशुपालन आदि क्रियाएं की जाती है। इनसे संबंधित जो विज्ञान है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं, उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। जीवन निर्वाह क्या होता है? तो जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के लिए। जीवन निर्वाह का तात्पर्य जीवन जीने के लिए। आय की प्राप्ति, लाभ या पैसा लेने के लिए क्या करते हैं? फसलोत्पादन, फसल का उत्पादन और पशुपालन क्रियाएं की जाती है। इनसे संबंधित जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। फ्रेंड्स, सन 1905 में IARI की स्थापना हुई। अब ये IARI क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। लेकिन ये नई दिल्ली में नहीं था पहले, इसकी स्थापना किसी और जगह हुई है। तो ये नई दिल्ली में कैसे इसकी स्थापना हुई उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1905 में हुई। कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर, दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर बिहार में इस संस्थान की स्थापना की गई। इसका नाम भी चेंज किया गया। 1905 में तो इसकी स्थापना हुई। यदि वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
की स्थापना कब हुई है? तो फ्रेंड्स आपका जवाब होना चाहिए 1905। ये इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म और हिंदी में नाम पूछ लिया जाता है पूरा, तो वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वर्तमान में नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर बिहार के अंदर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है वह चेंज किया गया है। फ्रेंड्स 1911 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। फिर उसके बाद इसके नाम को चेंज किया गया 1919 में, और इसका नाम चेंज ये किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सन 1919 में। उसके बाद क्या हुआ? तो 1936 में बाढ़ के कारण इसका जो भवन था वो भवन क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसे स्थानांतरित कर दिया गया 1937 में नई दिल्ली। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में इसका नाम IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स ये IARI से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। IARI की स्थापना 1905 में हुई है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में है वर्तमान में। इसकी स्थापना 1905 में कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर बिहार के अंदर हुई थी। 1911 में इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? तो 1911 में इस इंस्टीट्यूट का नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद 1919 में इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1936 में बाढ़ आने के कारण इसका भवन क्षतिग्रस्त हो गया, तो 1937 में इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? न्यू दिल्ली। और 1937 के बाद इसका नाम क्या हुआ? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स इससे संबंधित इसको जो IARI है, IARI, इसका दूसरा नाम पूषा भी है। पूषा, आपने यदि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो कई वैरायटी में नाम देखा होगा, पूषा लिखा हुआ रहता है। पूषा 2, पूषा 21, पूषा 33, पूषा 44, या पूषा फिर आगे नंबर कुछ और लगे हुए रहते हैं। तो वो सारी वैरायटियाँ कहाँ से निकाली गई है? तो वो जो पूषा लगा हुआ है जिन वैरायटी के नाम के आगे, वो सारी वैरायटियाँ कहाँ से निकाली गई है? IARI से। पूषा क्यों पड़ा इसका नाम, या इस IARI को पूषा क्यों कहा जाता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पिप्स ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पिप्स कौन है? तो ये USA का कोई आदमी है, ठीक है। इस पिप्स ने इस IARI को बनाने के लिए, या 1905 में इसकी स्थापना के लिए अनुदान दिया। इस कारण जो IARI का दूसरा नाम है वह क्या हो गया? पूषा। और आगे ध्यान रखना कि
जिन भी वैरायटी के नाम के आगे पूछा लगा हुआ है वो वैरायटियाँ कहाँ से निकाली हुई है, IARI से। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, नई दिल्ली में ही है, उसकी फुल फॉर्म और नाम दोनों की चर्चा करते हैं आगे। अगला इंस्टीट्यूट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में इसका नाम क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और फ्रेंड्स, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 12th के बाद में ICAR का पेपर होता है, वो इसी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो ICAR, इसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1929। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे रिवॉल्यूशन या क्रांतियां हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। ये हरित क्रांति क्या थी? फ्रेंड्स, हरित क्रांति कब हुई, पहले इसके टाइम की बात करते हैं। तो हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में, यानी कि इन 10 सालों के बीच में हुई। इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? इस क्रांति का उद्देश्य था धान या अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। इसमें मुख्य फसलें कौन सी थी? तो इसके अंदर 2 मुख्य फसलें थी, एक तो गेहूं और दूसरी धान। धान क्या होता है? तो धान होता है आपके राइस, या उसको हम कह सकते हैं चावल। फ्रेंड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? धान को हम इंग्लिश में कहते हैं पैडी, और चावल को इंग्लिश में हम कहते हैं राइस। दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ्रेंड्स, दोनों एक ही है, जो चावल है वही धान है। लेकिन जब इसकी फसल को बोया जाता है, चावल को हम डायरेक्टली, जो चावल हम खाने के लिए काम में लेते हैं, उसको हम खेत में बुआई नहीं कर सकते हैं। चावल के ऊपर छिलका होता है, चावल के ऊपर चावल होता है, उसके ऊपर कवर होता है, छिलका होता है, तब इसको हम कहते हैं धान। और जब इस धान पर से छिलका हटा दिया जाता है तो ये चावल हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो हम डायरेक्टली जो चावल खाने के लिए काम में लेते हैं उसकी बुआई नहीं कर सकते हैं। बुआई करने के लिए हमें क्या चाहिए? धान। जब इस फसल की कटाई की जाती है तो चावल नहीं निकलता है, वहाँ पर भी हमारे को क्या प्राप्त होता है? धान।
फिर इस धान को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, तो वहाँ से हमारे को चावल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अपने बात चल रही थी, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया, अपनी बात चल रही थी हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य था या हरित क्रांति थी, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था धान या अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। उसमें भी मुख्य कौन सी फसलें थी? तो 2 फसलें मुख्य थी, गेहूं और धान, 2 मुख्य फसलें थी। अब इनके उत्पादन को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो पहले उत्पादन काफ़ी कम होता था, जनसंख्या रेगुलर बढ़ रही थी। दूसरा, गेहूं के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो फ्रेंड्स, 1960 के पहले जो गेहूं का पौधा था वह काफ़ी लंबा था। लंबा होने के कारण क्या होता था, जब किसान सिंचाई करता था, सिंचाई करने के बाद यदि तेज हवा चल जाती थी, किसान खेत के अंदर सिंचाई करता था, गेहूं के खेत में सिंचाई की जाती थी और इस गेहूं की लंबाई अधिक थी। जब किसान सिंचाई करता था और सिंचाई करने के बाद में यदि तेज हवा चल जाती थी, तो ये जो गेहूं की फसल है ये आड़ी गिर जाती थी, जिससे प्रोडक्शन में काफ़ी नुकसान होता था, उत्पादन कम मिलता था। साथ में जो गेहूं का बीज था वो खेत में ही रह जाता था। प्रोडक्शन तो पहले से कम था, लेकिन जो प्रोडक्शन होता था उसमें भी नुकसान हो जाता था। ये किसी भी फसल का खेत में आड़ा गिरना, इसको हम कहते हैं क्रॉप लॉड्जिंग, LODGING। उसके बाद